So, good morning and Jai Hind student. Today I am going to explain you the next part of this chapter, the making of the global bird on page number 59. So, I had already told about how the इकोनॉमी ऑफ 19th सेंचुरी टेक फ्लोज। तो उसके विषय हम लोग आगे बात करते हुए बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजीज़ के क्या योगदान थे, इसकी क्या भूमिकाएं थी, इसके विषय हम लोग बात करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, लाइन बाय लाइन थोड़ा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट रहेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। आपको एक मोटा मोटी सेंट्रल आइडिया आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ क्या है कि आप जब बुक की स्टडी करेंगे तो आपके पास बुक के जो वर्ड्स माइंड में सेट हो जाएंगे, जिसकी सहायता से आप एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ये वीडियोस आपको एक केवल सेंट्रल आइडिया देती है कि टेक्नोलॉजीज़ का वर्ल्ड की इकोनॉमी के ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, क्या रोल रहे हैं, ये आप समझ जाएंगे। एक मोटा मोटी आइडिया लगे तो आप, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप लोग लिख पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस। इन ऑल दिस का मतलब ये इकोनॉमी के, वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो रीशेप हुआ, ग्रोथ हुआ, उसके विषय में, इन विषयों में, इन चीज़ों में टेक्नोलॉजीज़ का अपना क्या योगदान था, उसके तकनीकी की क्या भूमिकाएं रही, इसके विषय हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली लिखना तो आपको देखिए इंग्लिश में है, तो कुछ चीज़ें मैं ज़बरदस्ती इंग्लिश में बोलता हूँ वर्ड्स। जैसे तो देखिए लिखा है द रेलवेज, स्टीमशिप्स, द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वेर इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन द ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी वर्ल्ड। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो वो रेलवे, स्टीमशिप्स मतलब भाप के जो जहाज़ थे वो, टेलीग्राफ, ये सारे ऐसी इन्वेंशंस थी। इन्वेंशंस का मतलब खोज थे कि जिनके बिना हम जो 19th सेंचुरी का जो ग्रोथ है वो समझ, ट्रांसफॉर्मेशंस है, उसके बारे में समझना बिल्कुल जो है असंभव टाइप का है कि जो चीज़ें ग्रोथ हुई इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वेयर ऑफन द रिजल्ट ऑफ द लार्जर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। लेकिन आप ये बात समझिए कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस मतलब प्रगति माने उसका ग्रोथ, जो तकनीकी ग्रोथ रहा, इसका चौतरफा सोशल मतलब सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और आर्थिक फैक्टर्स का भी परिणाम होता रहा। माने इनका जो ग्रोथ था ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर का ही परिणाम रहा। फॉर एग्जांपल कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, faster railways, lighter wagons, and larger ship help move food more cheaply and quickly from far away farms to the फाइनल मार्केट्स। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो जो कॉलोनाइजेशन हुआ मतलब औपनिवेशीकरण, इसमें जो है कि ट्रांसपोर्ट का जो है नया सुधार हुआ और इसमें नए नए निवेश करके ट्रांसपोर्टेशंस को सुधारा गया, जिससे क्या हुआ कि फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन मतलब हल्की जो गाड़ियाँ थी, और बड़े बड़े शिप्स फूड आइटम्स को फार्म मतलब खेतों से लेकर दूर दराज तक मार्केट में सप्लाई करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि मतलब किस तरीके से खेतों से ढेर सारे फसल अनाज काट करके बहुत लंबे दूरी तक यात्राएं करा के मार्केट तक पहुंचाया गया। ये अपना इनका खुद का रेलवे का, रोड ट्रांसपोर्ट्स का, लाइटर वैगन्स का और शिप्स का अपना एक योगदान रहा। आगे देखेंगे तो आप समझेंगे थोड़ा। देखिए ये फिगर के बारे में बता देता हूँ। फिगर है, लिखा है द स्मिथफील्ड क्लब कैटल शो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1851 में जो लंदन न्यूज़ है उसमें दिखाया गया है द स्मिथफील्ड क्लब का जो कैटल मार्केट है, कैटल शो मतलब पशु बाजार, उसमें दिखाया गया पशुओं कैसे बिकती हैं, इसके खरीद फरोख्त के बारे में दिखाया गया है। तो आगे देखिए, लिखा है द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। तो जो मांस का व्यापार था, इस कनेक्टेड जो है प्रोसेस का एक शानदार एग्जाम्पल देखने को मिलता है। टिल द 1870s एनिमल्स वेयर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड
then slaughtered with when they arrived there। और 1817 तक स्थिति ये थी कि अमेरिका से जिंदा पशु गाय, भेड़, भैंस, भैंसा, बकरी ये सब जो है यूरोप को ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता था और फिर उसको यूरोप में काट करके बेचा जाता था। बट लाइव एनिमल्स टूक अप अ लार्ज शिप स्पेस, लेकिन जो जिंदा पशु ले जाने में शिप में बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, ऑक्युपाई करते थे। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ। मेनी आल्सो डाइड इन वोयाज, फेल इल, लॉस्ट वेट्स और बिकम अनफिट टू इट। तो इसमें से बहुत सारे पशुओं का तो हाल ये हो जाता था कि लंबी यात्राओं के दौरान मर जाते थे, कि बहुत सारे बीमार पड़ जाते थे, बहुत सारे का वजन अपने आप कम हो जाता था और कुछ तो इतने अनफिट हो जाते थे कि वो खाने लायक नहीं रहते थे। मीट वाज हेंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर। और इस तरीके से जो मीट था बच्चों, एक लग्जरी आइटम था जो कि जो सब आम आदमी, जो यूरोप के आम आदमी थे, गरीब आदमी थे, गरीब तबका, उनके लिए खाने भर का नहीं था क्योंकि बहुत महंगे होते थे। हाई प्राइसेस इन टर्न केप डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन until the development of the new technologies, namely refrigerated ships, which enabled the transport of perishable foods over the long distances। तो देखिए चूंकि प्राइस ज़्यादा हो गई इसलिए डिमांड अपने आप कम हो गया, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, बेसिकली रेफ्रिजरेटेड शिप, तब क्या हुआ, ये पेरिशेबल आइटम, जो चीज़ें खराब होने वाली हैं उसको फ्रिज में रख करके फूड आइटम्स को लंबी लंबी दूरियों तक सफ़र करा दिया जाता था। नाउ एनिमल्स वेयर स्लाटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब क्या हुआ कि रेफ्रिजरेशन, हमारे टेक्नोलॉजी का ही योगदान था ना कि अब शिप्स में रेफ्रिजरेशन लग गए, फ्रिज लग गए। इसके इन्वेंशंस ने अब जो पशुएं थे उनको वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर ही काट दिया जाता था। इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, माने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो पशु होते थे उनको वहीं पे काट करके उनके मीट को तैयार करके एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज अ फ्रोजन मीट। और इनको क्या करते थे बच्चों, शिप के फ्रिज में रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लोवर्ड मीट प्राइस इन यूरोप। इसके वजह से क्या हुआ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मीट यूरोप में पहुंचना शुरू हो गया, लोअर कास्ट हो गया, माने सस्ता हो गया। द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम अ मोर वैराइड डाइट। अब इस तरीके से यूरोप में गरीब लोग भी अच्छी डाइट का सेवन करने लगे और वैरिड मतलब विविध प्रकार के भोजन का, व्यंजनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टू द अर्लियर मोनोटोमी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज, many though not all could now add meat and butter and eggs to their diet। शुरुआती दौर में केवल वे गरीब लोग जो बेचारे केवल आलू और पाव रोटी खाते थे, अब उनके खाने में विविधता भी आ गई। क्या आ गए, वो मीट भी खाने लगे, बटर भी खाने लगे और एग्स भी खाने लगे, क्योंकि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से मीट ट्रांसपोर्ट करके यूरोप के बाज़ारों तक जाता था। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो गए, इस वजह से मीट वगैरह सस्ता हो गया और लोग, गरीब आदमी भी अच्छे से खाना शुरू कर दिया। बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्टेड फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रॉड। और इस तरीके से क्या हुआ कि लिखा है कि जो अब जीवन जीने की जो बढ़िया व्यवस्था हो गया, जीवन स्थिति सुधर गई, तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में भी इम्पीरियलिज्म के मंसूबों को समर्थन। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है बच्चों साम्राज्यवादी जो तरीके थे उसको भी समर्थन मिला। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए एक ये फिगर दिया है, मीट बीइंग लोडेड ऑन द शिप अलेक्जेंड्रा, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। 1878 का ये न्यूज़ है लंदन न्यूज़ में कि जो मीट है वो अलेक्जेंड्रा जो शिप है उस पर लोड किया जा रहा है काट काट के। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए लेट 19th सेंचुरी कॉलोनलिज्म मतलब 19वीं सदी के आखिरी में जो उपनिवेशवाद थे वो क्या कहते हैं। तो देखिए लिखा है, ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। अब क्या है कि 19th सेंचुरी के आखिरी जो दशक थे उसमें क्या हुआ बच्चों कि व्यापार बढ़ा और बाजार भी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। बट दिस वाज नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज्ड प्रॉस्पर्टी। लेकिन यह केवल वो समय नहीं था कि जिसमें केवल व्यापार और प्रॉस्पर्टी को बढ़ाया जाए। प्रॉस्पर्टी का मतलब होता है बच्चों संपन्नता को बढ़ाया जाए।
it is important to realize that there was a darker side to this process. एक और भी बात है जो इसका सच कहे तो डार्कर साइड है, जिसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे पार्ट्स में, द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मीन अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। तो कहने का मतलब ये है, संसार के कुछ क्षेत्रों में इस तरीके का जो ट्रेड का जो है कि जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में लिखा ना, इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड। तो संसार के कुछ पार्ट्स में, कुछ ऐसे जगहों में जिसमें ट्रेड का व्यापार बढ़ा, अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसका कि विश्व की अर्थव्यवस्था से एक बहुत ही नज़दीकी संबंध था। आल्सो मीन्ट अ लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, जिसका मेन मतलब ये था कि जिससे स्वतंत्रता और आजीविका भी छीनने लगे। कहने का मतलब एक तरफ ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, तो दूसरे तरफ जो और इतना तगड़ा इकोनॉमी से रिलेशंस हुआ कि लोगों के स्वतंत्रता और उनकी आजीविका, मतलब जिनसे खाने जीने का साधन था, वो भी छीनने लगा। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कन्क्वेस्ट produced many painful economy, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि 19th सेंचुरी के जो आखिरी दशक थे, उसमें यूरोपियंस का जो विजय था, जो यूरोपियंस जो कि बहुत सारी जगहों को जो अलग अलग कॉलोनीज स्टेब्लिश कर रहे थे, उनके जीत से बहुत सारे जो कष्टदायक आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक, सामाजिक एंड इकोलॉजिकल, मतलब पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए, और कॉलोनियल सोसाइटीज़ को वर्ल्ड इकोनॉमी में समाहित कर लिया। अब देखिए आगे देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन एक तरफ जीत के होड़ में लगे हुए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हथिया ले, उसमें जो वहाँ के लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनको बहुत तरीके के कष्ट झेलना पड़ा। देखिए लिखा है, लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, फिगर नंबर 10। आप अफ्रीका के मैप पर देखिए, फिगर नंबर 10 में, यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर्स रन स्ट्रेट एज इफ दे वेयर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर। कई बार आप देखेंगे कि ये जो कंट्री के जो मैप्स हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली रूलर मतलब स्केल लगा के खींचा गया है। वेल इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ rival Europeans power in Africa drew up the borders demarcating their respective territories। तो कहने का मतलब दुर्भाग्यवश हुआ भी यही था, लिखा ना कि इनफैक्ट हुआ भी यही था कि जो यूरोपियंस पावर थे वो अफ्रीका में अफ्रीका का बॉर्डर इसी तरीके से कब्जा करने के लिए खींचे हुए हैं। ऐसे ही अपने प्रतिद्वंदी ताकतों से, जो उनके विरोधी ताकत थे, जैसे अब यूरोप में अलग अलग देश थे, फ्रांस थे, स्पेन थे, इन सब अपना अपना जो है कि जगह कब्जा करने के चक्कर में पड़े थे, तो सीधे सीधे अपनी बाउंड्रीज जो है डिसाइड कर। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। तो कहानी है 1885 का, जो यूरोप के बड़े पावर्स थे, उन्होंने बर्लिन में एक मीटिंग रखा और उसमें अफ्रीका को आपस में बांटने का एक तरीका आपस में बांट लिया गया कि किस तरीके से कैसे बांटा जाए। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। वही 19th सेंचुरी के आखिरी में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने रूल्ड वाले, अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भी भारी वृद्धि की, मतलब जो है अफ्रीका में ज़मीन बहुत ज़्यादा कब्जा लिया। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस ने। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स, और इस तरीके से बेल्जियम और जर्मनी भी नए कॉलोनियल पावर हुए। द यूएस आल्सो बिकम अ कॉलोनियल पावर इन लेट 1890s बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। अब देखिए इस तरीके से क्या हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था 1890s के दशक में, माने 1890s तक जो संयुक्त राज्य यूएस था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, वो भी संयुक्त जो है कि एक औपनिवेशिक, एक कॉलोनियल पावर बन के उभरा। किस एक कॉलोनियल, जो कि पहले स्पेन जिस पर कब्जा करता था, अब उस पर क्या है, उसको जीत करके यूनाइटेड स्टेट्स अब क्या है, कॉलोनियल पावर के रूप में 1890s में उभर के देखना। लेट अस लुक at one example of the destructive impact of colonialism
ऑन द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल। तो देखिए, आइए देखें कि किस तरीके से कॉलोनाइलिज्म मतलब उपनिवेशवाद एंड कॉलोनियल सोसाइटी की इकोनॉमिक्स थी, वो कैसे रोजी रोटी के साधनों पर किस तरीके का असर पड़ा, कि इनके जो कॉलोनिज्म थी उसका इकोनॉमिक्स पर और लाइवलीहुड पर किस तरीके का असर पड़ता है, उसको हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक ये वीडियो हम छोड़ते हैं, आप लोग थोड़ा समझने का। देखिए, एक यहाँ लिखा है सर हेनरी मॉर्टन सेंट्रल अफ्रीका, उसके बारे में इन्होंने कहानी लिखा है कि स्टेनली जो है एक है पत्र एक्सप्लोरर थे और जर्नलिस्ट थे, खोजी पत्रकार थे, जिन्होंने लिखा है न्यूयॉर्क हेराल्ड उन्हें कई साल पहले अफ्रीका लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजे थे। ठीक है, लाइक द यूरोपियन एंड अमेरिकन एक्सप्लोरर ऑफ द टाइम, उस दौरान के जो यूरोपियन और अमेरिकन एक्सप्लोरर थे उसी तरीके स्टेनली वेंट विथ आर्म्स, माने स्टेनली भी आर्म्स के साथ गए, मोबिलाइज्ड लोकल हंटर्स वैरियर्स एंड लेबरर्स टू हेल्प हिम, वहाँ के लोकल बैरियर्स और लेबरर्स को इकट्ठा किए उनकी मदद करने के लिए, फॉट विथ लोकल ट्राइब्स से लड़े, इन्वेस्टिगेटेड अफ्रीकन टेरेंस, और जो अफ्रीका की बाउंड्रीज थी उसके बारे में समझे, एंड मैप डिफरेंट रीजन्स, और अलग अलग रीजन्स की मैपिंग की, नापा देखा। द एक्सप्लोरेशन हेल्प द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका, और इस तरीके का जो अन्वेषण था, जो खोज था, वो अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। फिर देखिए आगे लिखा है ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन वेयर नॉट ड्रिवन बाई एन इनोसेंट सर्च फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस, इस तरीके से ऐसे जो भौगोलिक खोज होते हैं, ज्योग्राफिकल खोज होते हैं, केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की समान इच्छा से नहीं प्रेरित होते हैं कि केवल वैज्ञानिक इच्छा की कुछ ढूंढने के लिए, ये है दे वेर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इम्पीरियल प्रोजेक्ट्स, और इनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा जो है कि जो है जुड़ाव था। कहने का मतलब ये थे कि लोग पहले इधर उधर देखे, फिर सब लोग अपने अपने कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करने में लग गए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।